हेलो क्लास, वैद आईसीएस लॉ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और ये हमारा सेकेंड सेट है जिसमें हम अपनी सीरीज को स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करते चलेंगे। तो सेट सेकेंड जो हमारे सामने है, और इसमें हम क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे हम आईपीसी में से करते आए हैं या एविडेंस के जो फर्स्ट पार्ट में किया है, और आने वाले समय भी हम इनको ऐसे ही जो है उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो क्लास हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट एंड 11th क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज की बात करता है प्रेजम्पशंस अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस आर। जो साक्ष्य विधि के तहत उपधारणा है वो किस प्रकार की उपधारणा है? तो देखिए क्या बताया गया, प्रेजम्पशन ऑन ऑफ फैक्ट की बात करता है, दूसरा प्रेजम्पशन ऑफ लॉ की बात करता है, सी ऑप्शन बात करता है बोथ ए एंड बी, एंड डी इज ओनली ए एंड नॉट ओनली बी एंड नॉट ए। मतलब जो इनमें से ऑप्शन है वो कौन सा सही है। तो इसको समझने के लिए हम सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो बात करता है वो किसकी बात करता है? प्रिजम्पशन की बात करता है। और कितने प्रकार के प्रिजम्पशंस के बारे में बताया गया वहां पर? तो मे प्रिज्यूम की बात की गई, सेल प्रिज्यूम की बात की गई, और तीसरा क्या बताया गया? कंफ्यूजन प्रूफ। देखिए आइए देखते हैं। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बात करता है? जो है ये बात करता है प्रिजम्पशन की, और यहां पर बताया गया है मे प्रिज्यूम। और मे प्रिज्यूम को हम किसके नाम से जानते हैं? आल्सो नोन एज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। और इसी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को नेचुरल प्रिजम्पशन भी कहा जाता है, प्राकृतिक उपधारणा भी कहा जाता है। दूसरी बात की गई है सेल प्रिज्यूम की, और सेल प्रिज्यूम को क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो यहां पर कौन सी बात की कर दी गई? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की भी बात करता है और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करता है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को नेचुरल प्रिजम्पशन भी बोलते हैं। नेचुरल ऑफ फैक्ट को लैटिन भाषा में अगर देखें तो प्रिजम्पशियो होमिनिस कहा जाता है। क्या? प्रिजम्पशियो होमिनिस कहा जाता है। सेल प्रिज्यूम जो है इसको प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं, जो कि रिविटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है। ये जो है रिविटेबल और रिविटेबल दोनों प्रकार का होता है। अब इनमें देखें कौन कौन से सेक्शन जो हैं इंक्लूड होते हैं। तो सेक्शन 86, 87, 88 एंड सेक्शन 90 जो है ये किसकी बात करता है? मे प्रिज्यूम की बात करता है। जब इन सेक्शंस को पढ़ेंगे वहां मे प्रिजम्पशन की, या मतलब आप कह सकते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात की जाएगी। जब आप प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या सेल प्रिज्यूम की बात करेंगे तो सेक्शन 80, 81, 83 जो हैं ये रिविटेबल के नेचर के हो जाएंगे, और सेक्शन 41, सेक्शन 82, सेक्शन 112 ये जो कैसे हैं? ये रिविटेबल नेचर के होंगे। और इन्हीं में सेक्शन 1 आपका जो 41 है, 112 है, 114 है, ये ऐसे सेक्शंस हैं जो सेल्फ कंक्लूसिव प्रूफ में भी आते हैं, जो इसी के थर्ड पार्ट में दिया गया है। तो यहां पर आपने देखा फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दोनों की बात की गई। और कहां बात की गई है? ये बात की गई है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 में। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि क्या पूछा गया? प्रिजम्पशन अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस आर क्या होगा? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट सही होगा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ सही होगा, दोनों सही होंगे। तो ऑप्शन सी ऑफ द क्वेश्चन, सी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलेवेंसी के बारे में पूछा गया है। तो रेलेवेंसी इज क्या है? अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम, किसी भी समय उसको रेज किया जा सकता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ बट कैन बी रेज्ड एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहले ही अपॉर्चुनिटी पे आप रेज कर सकते हैं। थर्ड वन इज क्वेश्चन ऑफ लॉ विच कैन बी वेव्ड, जिसको क्या किया जा सकता है? आगे जा सकता है, इसको वेव किया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन आपका है क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर विच कैन बी वेव्ड। तो पहली बात जो है रेलिवेंसी वो कहां बताया गया? एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस अगर एक्ट की बात अगर हम करें, कौन सा? सेक्शन 5 की, तो वहां पर फैक्ट इन इशू और रेलिवेंसी के बारे में बात करता है कि कौन कौन से वो फैक्ट होंगे जो रेलिवेंट होंगे, और वो कौन से फैक्ट हैं वो कहां पर बताए गए हैं? वो सेक्शन 6 to 55 बताया गया कि वो फैक्ट, वो स्टेटमेंट जो रेलिवेंट होंगे वो कहां से 6 से लेकर के 55 के बीच में बताए गए हैं। तो जो फैक्ट इन इशू और जो रेलिवेंसी की बात की गई वो कहां बताया गया? सेक्शन 5 में बताया गया। और क्योंकि ये एक्ट के माध्यम से बताए गए हैं, किसी लॉ में बताए गए हैं, तो पहली चीज क्या होना चाहिए होगी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ होगी। और क्या हो सकता है? रेलिवेंट जो फैक्ट हैं वो, और किसी रेलिवेंट फैक्ट वो फैक्ट होते हैं कौन से? जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, वो फैक्ट जो फैक्ट इन इसी को डिसाइड करने का कार्य करते हैं, उसका आधार बनाते हैं। और कहीं ना कहीं जब फैक्ट इन इशू डिसाइड होता है, और फैक्ट इन इशू क्या होता है? किसी जजमेंट का आधार होता है, उसी के आधार पर क्या होता है? जजमेंट किया जाता है किसी न्यायाधीश के द्वारा, जज के द्वारा। तो ये क्या है? कैन बी रेज्ड एनी टाइम। तो उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए क्या होगा कि ये किसी भी स्टेज पर जजमेंट से पहले
रेज किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अगर चलें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। वो कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एडमिसिबल नहीं बनाया गया है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड, मतलब ऐसे दस्तावेज जिनको क्या किया गया है, अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया है। और दूसरा कैसे है, प्रोक्योर्ड बाय इलीगल मींस, ऐसे दस्तावेज जिनको अवैध तरीके से प्राप्त किया गया है। तो ए और बी दोनों को माना जाएगा इसमें एडमिसिबल, या किसी को नहीं माना जाएगा। तो देखिए अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया, हम लॉ की बात करते हैं, हर चीज लीगली होने की बात करते हैं, लीगलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर अनुचित भी कहीं से लीगल नहीं, लीगल टर्म में नहीं आएगा, एक तरीके से इलीगल टर्म है, और दूसरा हमारा इलीगल वर्ड ही यूज किया गया है। तो हमारे ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो अनुचित तरीके से प्राप्त किए गए हैं या अवैध तरीकों से प्राप्त किए गए हैं, वो किसी प्रकार से ऐसे डॉक्यूमेंट्स को साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एडमिसिबल नहीं बनाया गया है। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो डी आंसर सही होगा ऑप्शन। तो जो क्या होगा, नेदर ए नॉर बी। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो बात करता है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारी बात करता है द फैक्ट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट। किस सेक्शन में रेलिवेंट है ये पूछा गया है। देखिए, तो सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है, फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो इसको समझने के लिए हम एविडेंस एक्ट का वो सेक्शन जो रेलिवेंट सेक्शन है उस या रिलेटेड सेक्शन को ही खोज लेते हैं, देख लेते हैं, और उसमें यहाँ पर ऐसे टर्म्स का यूज किया गया है। तो उससे हमें अपने आंसर को आसानी से निकाल सकेंगे। तो आइए देखते हैं। क्लास देखिए क्या है, चैप्टर सेकेंड में जो आपका सेक्शन 6 है वो बात करता है रेलिवेंस ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग, क्या है, फॉर्मिंग रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ये बात की गई। अगर इसको पढ़ें तो पूरा अगर पढ़ते हैं तो फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विच अ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। क्या है, फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट वेदर कैन ऑकर इन द सेम टाइम एंड प्लेस आर एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। तो जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन बात करता है, सेक्शन 6 किसकी बात करता है, सेम ट्रांजैक्शन की बात करता है। सेक्शन 6 जो है वो रेस जस्टे के रूल से रिलेटेड है। रेस जस्टे रूल जो है वो, रेस जस्टे का रूल जो है एक इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश रूल है, जिसको हमारे यहाँ पर रेस जस्टे के रूप में कैसे अपनाया गया है। इसको रेस जस्टे वर्ड हमारे सेक्शन 6 में एज इट इज नहीं लिया गया है, इसको बताया गया। और रेस जस्टे का मीनिंग क्या होता है, तो लिटरल मीनिंग ऑफ रेस जस्टे जो है उसका मतलब होता है थिंग्स डन, थिंग्स विच इज डन, कार्य जो किया गया उसे क्या कहते हैं, रेस जस्टे कहते हैं। और इसको हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो लिया गया है उसको क्या लिया गया है, जो आपके सामने जो वर्डिक्ट लिखी हुई, जो लाइन लिखी है कि फॉर्म एक्ट्स क्या है, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, जो सेम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं ऐसे एक्ट्स जो, तो वो क्या है, रेस जस्टे कहलाएंगे, या सेक्शन 6 में वो क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। सेक्शन 5 की बात हम पहले ही आपको कर चुके हैं। सेक्शन 5 क्या बात करता है, इफेक्ट इन इशू और रेलेवेंसी की बात करता है। और सेक्शन 7 का अगर देखना चाहें तो हम सेक्शन 7 को यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक्शन 7 किसकी बात करता है, सेक्शन 7 ओकेजन की बात करता है, इफेक्ट की बात करता है, और किसकी बात करता है, कॉज की बात करता है। देखिए सेक्शन 7 जो बात करता है वो ओकेजन, कॉज और इफेक्ट की बात करता है, जो किससे रिलेटेड हो, वो कॉज फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड हो, इफेक्ट जो है उसका वो किससे, फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड हो। तो ओकेजन, कॉज और इफेक्ट की बात करता है कौन सा, सेक्शन 7। इसी के साथ अगला ऑप्शन हमारा जो है, अगर अगला ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो किसकी बात करता है, सेक्शन 8 की बात करता है। ये हमने आपका सही आंसर यहाँ पर देख लिया। हमारा जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेक्शन 6 जो हमने देख लिया, सेक्शन 5 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 7 मैंने आपको बता दिया है, सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस जो एक्ट है वो किसकी बात करता है, ओकेजन की बात करता है, कॉज और इफेक्ट की बात करता है, जो कि फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड है। इसके बाद सेक्शन 8 हमारा बचता है, और सेक्शन 8 जो बात करता है वो किसकी बात करता है, सेक्शन 8 हमारी जो बात करता है वो मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट की बात करता है। मोटिव के रूप में जो मोटिव होगा, मोटिव के रूप में कोई अगर कार्य किया जाता है, अगर किसी तरीके से रेलिवेंट होता है फैक्ट एंड इशू से, या प्रिपरेशन के रूप में होता है, या कंडक्ट के रूप में। और कंडक्ट कैसा, या तो प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट, पश्चातवर्ती कोई कंडक्ट है, आचरण है, या कोई पूर्ववर्ती आचरण है, उसके रूप में क्या किया गया, बताया गया है। मोटिव और कॉज दोनों से ही रिलेटेड है एक केस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर वर्सेस रिचर्डसन का केस।
आर वर्सेस रिचर्डसन का जो केस है वो मोटिव और कॉज दोनों से रिलेटेड है। इसके फैक्ट्स आप पढ़ें और देखें किस हिसाब से ये कॉज के रूप में रिलेटेड है और किस हिसाब से ये मोटिव के रूप में यहाँ पर रेलिवेंट है बताया गया। तो इसके जो कमेंट हैं और किस तरीके से रिलेवेंट है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये आपका होमवर्क है, ये रिचर्ड आर वर्सेस रिचर्डसन के केस को देखकर पढ़ करके। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने चारों ऑप्शंस को देख लिया कि कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर होंगे और हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 and next question of this segment is a fact forming part of the same transaction is relevant under section 6 of Indian Evidence Act। section 14 जो था उसका देखिए क्या है, सेम ट्रांजैक्शन की बात कर दी गई, ये उसका इसी लाइन में क्या मिल रहा, आंसर मिल रहा है। और देखिए क्या बताया गया है, इसके ऑप्शंस देखें, इफ इट इज इन इशू एंड हैव ऑकर्ड एट द टाइम एट द सेम टाइम एंड प्लेस। सेकंड क्या है, इफ इट इज इन इशू एंड मे हैव ऑकर्ड at different times and places। सी ऑप्शन जो आपका है, दो नॉट इन इशू एंड मे हैव occurred at the same time and place or at different times and places। तो मैंने आपको जो अभी दिखाया था सेक्शन, वो सेक्शन 6 की जो लास्ट लाइन है, वो लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, दो नॉट इन इशू एंड मे हैव occurred the same time place or at different time or places। इसको हम लोग देख भी लेते हैं। देखिए इसकी जो लाइन है, लास्ट लाइन, इसको आप देखिए तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पर जो बात करता है वो जो लास्ट लाइन उसमें लिखी हुई, जो आपका जो सही आंसर है, जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपकी लास्ट लाइन जो है सेक्शन 6 के लास्ट लाइन में आपको मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ये ऑप्शन नंबर सी एज इट इज लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बात की गई, सेम टाइम और प्लेस की बात की गई, यहाँ पर डिफरेंट टाइम और प्लेस की बात की गई, जबकि सेम टाइम एंड प्लेस की बात और डिफरेंट टाइम और प्लेस दोनों की बात कहाँ की गई है, सेक्शन 6 में बात की गई है। मतलब ऐसे कोई घटना कैसे एक ही समय पर और अलग, एक ही समय और एक ही स्थान पर या अलग समय और अलग अलग स्थानों पर घटित हो सकती है, तो उसको यहाँ पर क्या बताया गया है, सेक्शन 6 में बताया गया है। तो आपका सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले सेगमेंट में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच क्लास।